Hi everyone, welcome to Econiti. We are so happy to have you, and we are so happy to announce that our UGC NET Accelerator series has started. I am Manvi, and as you know, Nancy ma'am and I have been making these videos where we solve past years of all the subjects which come in UGC NET. And you know what's the best part? They are all free of cost, freely available on YouTube for you to watch. उसके बाद इवन द फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चंस का मॉक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉक जो मैंने खुद बनाया है इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन इकोनीतिस पोर्टल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। एंड अनदर गुड न्यूज, 50% ऑफ चल रहा है ऑन द मॉक सीरीज एंड द मॉक टेस्ट। इसमें सिर्फ फुल साइज मॉक्स नहीं है, हर सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक भी मिलेगा, और मॉक देने से पहले सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने के अलग अनटाइम्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो गेट 3 कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस विद आइदर मी और नैन्सी मैम, दैट्स अपॉन यू। सो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। एंड चलो अभी के लिए वीडियो करते हैं। So let's start with the questions. Which of the following current global measurement of the extreme poverty line? Which one of the following is current global measurement of extreme poverty line? So, 1.9, 2, 2.15, and 2.25. So, 1.9 was from 2015 to 2022. 2.25 was from 2022 to 2025, and now, sorry, 2, and now it is 2.15 from 25. So, उस टाइम पे जब then this paper came in 2024, the correct answer was $2. बट अगर ये पेपर अब आए तो आपको 2.15 मार्क करना है. So larger takeaway is that we should read poverty line क्या चल रही है, हमें ये पेपर में पढ़ के जाना है. Match the following: PQLI, Physical Quality Life Index. So मैं आपको पहले एक टेक अवे बताती हूँ. ये जितने भी इंडाइसेस और ये थियोरी और ये इंडेक्स लिखा है, you have to Google them, you have to make your own notes. Of course, you can contact us, we will help you out. But my point is, मैच द फॉलोइंग में सिर्फ उस क्वेश्चन में मैच करके बात नहीं खत्म होती है. वो ही बच्चा स्मार्ट होता है जो ये समझे कि ऑप्शंस को भी बाद में जाके डिटेल आउट करके पढ़ना है. सो PQLI आपका मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में बिल्ड किया था. ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर से भी MCQ आता है. तो A4 है, इसको ऐसा अननीट नहीं करते हैं, यही लिख लेते हैं A4. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI आपके महबूब उल हैक ने दिया था in 1990. So B2. अब एलिमिनेशन मेथड आई हैव टॉट यू इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, बट इसमें भी देख लेते हैं. सो A4 इज ओनली इन 1 2 3 ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सॉरी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. B2 में एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो मुझे मिल गया, बट मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी कराती हूँ. केपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट. केपेबिलिटी अप्रोच वर्ड देखते ही आपके दिमाग में हमेशा अमर्त्य सेन आने चाहिए. इन्होंने ये कहा था कि हम किसी की एबिलिटी या केपेबिलिटी टू लिव द लाइफ दे वांट से समझ सकते हैं कि हम कितने डेवलप्ड हैं. एंड बिफोर आई मूव ऑन विद द अदर क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस वन थिंग. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक ये फंडा है कि हर इंसान की डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग है. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि आपके हिसाब से वेरी डेली लाइफ एग्जाम्पल, आपके हिसाब से जल्दी उठ के पढ़ना इज मच मोर एफिशिएंट. आपका फ्रेंड बोल सकता है मेरे हिसाब से रात की पढ़ाई बेस्ट होती है. दोनों पढ़ने की बात कर रहे हैं, पर दोनों के हिसाब से अलग अलग चीजें पढ़ाई में हेल्प करती है. सिमिलरली सारे इकोनॉमिस्ट चाह डेवलपमेंट ही रहे थे, पर उनके हिसाब से अलग वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं. तो जब भी ऐसा लगे ना इतने सारे इंडाइसेस क्यों है, इतनी सारी थियरी क्यों है, ये एग्जाम्पल याद कर लेना. सो C1 हो गया. एंड ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, ये एल्कायर और फॉस्टर ने दिया था 2010 में, वेरी रिसेंट. ठीक है. सो विद दिस वी आर
D3, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था। एंड नेक्स्ट, ये इस क्वेश्चन को मैं ये पूछ रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की 2023 और 4 की रिपोर्ट में जो 193 कंट्रीज को एचडीआई निकाला गया था, कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा थी किस कैटेगरी में? सो एचडीआई जब निकालते हैं तो एचडीआई की रेंजेस के हिसाब से एक नंबर दिया जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 10 मार्क्स का एग्जाम है, जिसके भी 8 अबव आए हैं वो बहुत अच्छा बच्चा है, जो 6 से 8 की रेंज में लाया है वो मीडियम बच्चा है। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग मार्क्स डिफाइन यू, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। सो वेरी हाई उन लोगों को बोलते हैं जिनका एचडीआई 0.8 या उससे ज्यादा हो। हाई उनको बोलते हैं जिनका हो 0.7 से लेके 0.799 के बीच में। मीडियम उनका होता है जो 0.55 से लेके 0.699 तक हो। और लो उन लोगों को बोलते हैं, उन कंट्रीज को जिनका 0.55 से भी कम हो। तो वेरी हाई में ना बेटा 74 कंट्रीज थी, विच वॉज द हाईएस्ट नंबर, तो आंसर इज 1। बट लार्जर टेक अवे ये है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ के जाना है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी कंट्रीज हैं, कितनी है, इसका एक रफ आइडिया लेके हमें एग्जाम में जाना है। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये टेक अवे है। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 में, उसके 2025 के जो टारगेट्स हैं हमें उनके बारे में बात करनी है। आपको मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं बता सकती, ये टेक अवे दे सकती हूँ कि कुछ पॉलिसीज के टेक अवेज या टारगेट्स पढ़ के जाया करो। इस क्वेश्चन में सिंपली मैटरनल मैटरनल मोर्टालिटी रेट 100 करना था, फर्टिलिटी रेट 2.1 करना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बढ़ानी थी। ये तीनों थे, तो आंसर इज फोर्थ। देन उसके बाद योर नेशनल हेल्थ सर्वे पे क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स 2019 टू 21 के नेशनल हेल्थ सर्वे में। मैं कुछ हेल्प नहीं कर, मतलब हेल्प एज एन आई कांट गिव यू एनी लॉजिक, यहाँ पे आंसर पता है तो पता है, 1020 इज आवर आंसर। देन which of the following values indicate that each woman is being replaced by one daughter? मतलब कितनी वुमेन के डॉटर होता है, लड़कियों के होने का रेट पूछ रहा है क्वेश्चन, कि कौन से इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि डॉटर्स बॉर्न हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, सेकेंड ऑप्शन का फुल फॉर्म है नेट रिप्रोडक्शन रेट, एंड थर्ड का है नेट फर्टिलिटी रेट, और फोर्थ का है ग्रॉस। सो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि फर्टिलिटी हैज नथिंग टू डू विद डॉटर्स, तो फर्टिलिटी वाले ऑप्शंस तो नहीं है, सॉरी फर्टिलिटी वाले ऑप्शंस नहीं है, दैट इज 1 and 3 नहीं है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में वर्ड से पता चल रहा है ना, ग्रॉस मतलब टोटल, नॉट जस्ट वुमेन या फीमेल्स, मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट ही हो सकता है क्लोजेस्ट। अगर आपको ये बात पहले से पता है कि नेट रिप्रोडक्शन रेट से डॉटर्स के बर्थ रेट को हम पता करते हैं, देन गुड, बट नहीं पता हो तो ऐसे सोच सकते हैं जैसे मैंने आपको सोच के बताया। सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर। During how many first completed days of life, the death of a baby is defined as neonatal death? बेबी के एक बॉर्न होने के बाद इफ द बेबी अनफॉर्चुनेटली पासेस अवे, तो कितने दिनों में पास होता है उनकी कैटेगरीज हैं। तो जो फर्स्ट 28 डेज में, अगर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं, फर्स्ट 7 डेज में अगर बेबी अनफॉर्चुनेटली पासेस अवे, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली नियोनाटल डेथ। अगर 14 अगर 8 से 28 डेज में जाए, दैट इज विच इंक्लूड्स 14 and 21, तो इसको बोलते हैं नियोनाटल। और अगर, सॉरी बेटा, सो आई एम सो सॉरी, दिस इज कॉल्ड लेट नियोनाटल। और अगर फर्स्ट 28 में जाए तो इसको बोलते हैं नियोनाटल। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। So that was it in August 2024. Then we have December 2024 coming up.
This is our December 2023 paper. So I'll just mention this, December 2023. Which of the following dimensions are included in HPI 2, that is Human Poverty Index 2? Before deep diving into the question, आप ये समझो पहले कि जो ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स है ना, फर्स्ट टेक अवेज आपको ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स में नोट्स बनाने हैं खुद। मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ, डिटेल आप करोगे। ये दो तरीके के होते हैं, एक HPI 1 और एक 2। HPI 1 डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होता है और HPI 2 डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज होता है। सिंस डेवलप्ड की ये बात कर रहा है तो मैं आपको डेवलप्ड के कंपोनेंट्स बता रही हूँ, बट एज ऑलवेज आपका होमवर्क है कि डेवलप्ड के कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारा टेक अवे है। डेवलप्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लॉन्जिटिविटी लॉन्जिविटी सॉरी, नॉलेज दैट इज एजुकेशन, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इन तीनों में से, सॉरी, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लॉन्जिविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल इंक्लूजन। साफ सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा HPI 2 में है। तो जब ये HPI का एक फैक्टर है तो आर आंसर इज 2। बट हमें आंसर तभी पता हो सकता था अगर हमें ये बातें पता होती कि HPI क्या है, 2 तरीके का है और दोनों के कंपोनेंट्स क्या हैं। वन एडिशनल नॉलेज फॉर यू गाइस, ये दोनों ही इंडाइसेस 2010 में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स दैट इज MPI से रिप्लेस हो चुके हैं। तभी इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, एंड एज टीचर्स हमें भी नहीं पता होता है। हम जब पेपर्स को देखते हैं हमें तब पता चलता है कि ये इंडाइसेस भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फील दैट देयर इज गोइंग टू बी सम मैजिक थ्रू विच यू विल नो एवरीथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हमें ये नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो पास्ट ईयर में आ रहा है, ऐसे समझो HPI 2 आया है, गूगल करोगे HPI 2 तो वो HPI 1 HPI 2 दोनों देगा। ऐसे करते करते पास्ट ईयर्स को थोड़ा गूगल करके एक स्टेप आगे नॉलेज कर लो, इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इंक्लूड्स। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, अगेन कोई लॉजिक नहीं है, आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेरा ये तरीका है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, मैं इसको 3 में डिवाइड करके पढ़ती हूँ ताकि मुझे इजी हो याद करने में, वो मैं बताती हूँ क्यों। अंडर नरिशमेंट जिसकी वेटेज 1/3 है। चाइल्ड मोर्टालिटी, मोर्टालिटी क्या होता है ये हम काफी बार रिवाइज कर चुके हैं, ये आप गूगल पे ध्यान से पढ़ लेना। द रीजन आई कीप सेइंग गूगल कर लेना इज बिकॉज आई वांट यू आल्सो टू लर्न द स्किल of how you are supposed to connect the dots of past year and what and how are you supposed to do self study. Because right now if I just give you everything on plate, you won't develop the skill of connecting the dots between what to study and क्या आता है। and ये डॉट्स खुद जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको उससे ज्यादा समझ आएगा अगर मैं एक लाइन में बता दूं। तो चाइल्ड मोर्टालिटी की भी वेटेज 1/3 है। चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, इन दोनों की 1/6 है, तो मिला के 1/6 है, और चाइल्ड वेस्टिंग की भी 1/6 है। तो ये बेसिकली है 1/3 ही। तो चाइल्ड से रिलेटेड दोनों फैक्टर्स जो हैं वो 1/6 हैं, एंड बाकी 1/3 हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है ऐसे रैंडमली सब याद करना। तो चाइल्ड मोर्टालिटी विद 1/3 यस करता है, हमने देख लिया इधर। चाइल्ड स्टंटिंग विद 1/3 नहीं, 1/6 से करता है तो ये नहीं है। अंडर नरिशमेंट विद वेट 1/3 करता है, इसको ब्लू से कर लेते हैं, करता है। चाइल्ड वेस्टिंग विद 1/6 यस। चाइल्ड मोर्टालिटी विद 1/6 नहीं, 1/3 से करता है। अगर आपने ऐसे याद किया होता तो बहुत, मैंने जिस तरीके से बताया इस तरीके से याद कर ले, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ACD हमारा आंसर है, सेकंड ऑप्शन। मैच द लिस्ट।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन के ट्रांजिशन हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट? तो रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस वर्ड इज द मोस्ट कॉमन, तो A3। ये इन्वायरमेंट में आता है ज्यादातर, बट सिंस इसमें माइग्रेशन और लेबर फोर्स है, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को प्लीज गूगल करिए और रिप्लेसमेंट रेट को गूगल करिए, आपको समझ में आएगा। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब लेट्स से सोसाइटी में 50% लोग यंग हैं, 30 बच्चे हैं और 20 ओल्ड हैं। कुछ सालों में कुछ लोग पास अवे हुए, सम पीपल दे एक्सपायर, न्यू पीपल गेट बॉर्न, और ये ट्रांजिशन होके कुछ ऐसा बन गया है कि 60% यंग हो जाएंगे, 2020 यंग ओल्ड एंड चिल्ड्रन हो जाएंगे। हम सुनते हैं ना, नेक्स्ट 10 years में इंडिया के इतने लोग इस एज में हो जाएंगे, वो ट्रांजिशन, वो प्रोपोर्शन चेंज होता है। तो वो रिप्लेसमेंट रेट से ही तो हो रहा है, पीपल पासिंग अवे एंड न्यू पीपल गेटिंग बॉर्न। A3 हो गया। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, टेक ऑफ देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आई गिव यू 1 second। ओके, 2 3। रॉस्टो 1960 में 5 स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो B is 2। रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन नहीं भी पता होगा, दिख रहा है, डुअल मतलब दो, रूरल अर्बन दो, तो C1। मतलब क्या है डुअलिज्म? मतलब दो चीजें जब हम दो एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल अर्बन, जिस भी मॉडल में ऐसे दो एस्पेक्ट्स को साथ में स्टडी करते हैं, वहां डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, वो ही डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। ऐसे कोई थ्योरी नहीं है जो सिर्फ फीमेल लेबर और बैकवर्ड को कनेक्ट करती है, बट लेबर फोर्स और सब लेबर सप्लाई, आई थिंक यही दो ऑप्शन सबसे ज्यादा आपस में कनेक्ट होंगे, तो D4। सो A3, B2, C1, D4, थर्ड ऑप्शन ये रहा। अगेन एलिमिनेशन मेथड करना होता तो हम कैसे करते? हम जैसे आपने A3 देखा, आपको थर्ड ऑप्शन मार्क करनी है, किसी में A3 है ही नहीं। आप चेक करने के लिए दूसरी ऑप्शन भी देख सकते हो कि अरे D4 तो पक्का है, उससे भी थर्ड ऑप्शन मिल रहा है मुझे। तो सब कुछ ना पता हो तो ये भी हो सकता है, सब कुछ पता हो तो बहुत ही अच्छा है। अगेन लिस्ट है, मैच द फॉलोइंग। अनइक्वल एक्सचेंज आपका जो है ए ऑप्शन। ये थियरीज, ये वाला क्वेश्चन आई विल से प्लीज इसको स्टार कर लो। क्यों कह रही हूँ? ये चार इकोनॉमिक्स जो हैं, इनसे इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतने क्वेश्चंस बनते हैं। और ये यही इकोनॉमिस्ट हैं जो हम अंडरग्रेड में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, या मास्टर्स में भूल जाते हैं, नहीं टच कर पाते। इन इकोनॉमिस्ट की डेट ऑफ थियरीज, डेट कौन सी थियरी में क्या फ्रेमवर्क है, या वो थियरी किस बारे में बात कर रहा है, सो आइडिया ऑफ थियरी एंड हाउ देयर थियरीज आर डिफरेंट, डिफरेंस। ये तीनों चीजें अगर कर ली तो इतने क्वेश्चन निकल जाएंगे ना, आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन पे आते हैं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन पे आते हैं। अनइक्वल एक्सचेंज, ये आपके इमैनुअल ने दी थी, विच इज योर इकोनॉमिक्स रिटर्न इन द थर्ड पार्ट। इसने ये बोला था कि अनइक्वल एक्सचेंज होता है, मतलब सेम चीज यूएसए महंगा बेचेगा, लेकिन अपने यहाँ पे जैसे वहां पानी की एक बोतल $3 की हो सकती है, $3 मतलब $240 के करीब, बट इंडिया में वो सस्ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनइक्वल एक्सचेंज है, वहां पे लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, क्योंकि वहाँ वेजेस ज्यादा हैं। तो वेज डिफरेंस की वजह से भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो उसने इस बेसिस पे अपनी पूरी थ्योरी दी थी, इसीलिए अनइक्वल एक्सचेंज इमैनुअल। आप नेट के लिए, अगर आप ऐसे इंसान हो जो रट सकता है, मगअप कर सकता है, तो ठीक है, अनइक्वल एक्सचेंज मैनुअल याद कर लिया। बट ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में अगर एक स्टोरी हो तो उन्हें याद रहता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पढ़ लो, डेफिनेशन हमेशा याद रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, बी ऑप्शन, ये आपके फ्रैंक ने दिया है, विच इज आई थिंक योर फोर्थ ऑप्शन। इसने ये बोला था कि हमारा एक जगह को अगर डेवलप करते हो तो दूसरी अंडर डेवलप हो जाती है। जैसे
ब्रिटिश को डेवलप करने के लिए जब उन्होंने इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के छोड़ दिया था, तो उन्होंने डेवलप हुआ, हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उसने कहा था पेरीफेरी एक जगह डेवलप करोगे तो दूसरी खराब होगी, तो उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज आपके हिर्शमैन ने दिए थे, है ऑप्शन में वन। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू हेयर। फॉरवर्ड लिंकेज करते हैं पहले। बेटा ऐसे सोचो कि स्टील बना रही है अगर एक इंडस्ट्री, स्टील से लेट्स से बॉटल बन सकती है, टिफिन बन सकता है, बॉटल, टिफिन, और क्या क्या बन सकता है, इक्विपमेंट कोई भी। फॉरवर्ड लिंकेज ये कहता है कि अगर ये इंडस्ट्रीज अच्छी होंगी, फॉरवर्ड इनपुट से जो फॉरवर्ड बन रही हैं, तो ये भी अच्छी होगी। फॉरवर्डली लिंक्ड है, स्टील जो बनाता है फॉरवर्ड लिंक्ड है। जैसे फॉरवर्ड लिंक है वैसे बैकवर्ड लिंक भी है। मतलब स्टील को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी तो स्टील भी डेवलप होगा। यहाँ पे फॉरवर्ड है, स्टील से और बना रहे हैं, यहाँ पे उल्टा आ रहे हैं। तो ये हिर्शमैन ने कहा था, इससे उसने बोला था इन दोनों बातों को कंबाइन करके कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा लिंकेज है, जैसे मान लो एस जो स्टील में, स्टील को बढ़ाओगे तो बॉटल भी बढ़ रही है, फॉरवर्ड लिंक्ड है, टिफिन भी बन रहा है, इक्विपमेंट भी बन रहा है, गाड़ियां का एक्सटीरियर भी बन रहा है, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड ज्यादा है, लेबरर्स की भी ज्यादा डिमांड है। तो जो बहुत ज्यादा चेन में ऐसे लिंक्ड है ना, अगर उन सेक्टर्स पे ध्यान दोगे तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्री सपोर्ट हो रही है। तो हिर्शमैन, लिंकेजेस, अनबैलेंस ग्रोथ, हमें सब कुछ याद रखना है। होमवर्क, प्लीज चेक द ईयर ऑफ हिर्शमैन। ठीक है। बैक बैकवॉश इफेक्ट वाज गिवन बाय मेडाल, एंड बैकवॉश इफेक्ट इज बेसिकली कि अगर एक कंट्री से, जैसे मान लो बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लेबरर्स वहां पे काम नहीं कर रहे, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इन चारों थ्योरीज को, इन चारों इकोनॉमिस्ट को प्लीज डिटेल में करना। I have explained you for this answer as much as I could. So 3, 4, 1. 3, 4, 1. ये रहा C option. Third option is your answer. ठीक है? Arrange the following starting from the oldest to youngest. Sorry, starting from the oldest. Theory of Big Push. नाम याद आना चाहिए आपको कोई। कौन सा ईयर, क्या थियोरी थी, हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, हम दूसरे पास्ट ईयर में कर चुके हैं, बट मैं ईयर बताऊंगी 1943। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये रॉबिन्सन ने करी थी, इसकी बात 1956 में। अगेन ये सारी देखो, अनबैलेंस ग्रोथ आ गया फिर से। अगर हमें उस क्वेश्चन में हिर्शमैन का मैंने आपको ईयर पढ़ने को कहा, यहाँ अनबैलेंस ग्रोथ आ गया है। थियरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन, अगेन मेडाल 1957। तो अगर हम बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट है इसका, वो पढ़ लेते, तो ये भी हो जाता। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऑप्शंस के आसपास सब कर लो, बाकी क्वेश्चंस अपने आप होंगे। अनबैलेंस ग्रोथ, हिर्शमैन 1958। डेवलपमेंट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, ल्यूइस। बहुत लेबर एग्रीकल्चर ज्यादातर ल्यूइस ही होता है, 1954। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 1943 सबसे पहले, फिर 54, फिर 56, 57, 58। AEBCD सेकेंड ऑप्शन। ईयर्स बहुत क्लोज हैं, वरना मैं आपको एलिमिनेशन और तुक्के बताती। बट ये थ्योरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका एग्जैक्ट ईयर याद हो तो बहुत बेटर है। टू स्टेटमेंट्स गिवन है हमको। HDI इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। यस, ये UNDP की डेफिनेशन है, पता होनी चाहिए, ये ट्रू है। स्टेटमेंट टू, HDI तीन इंडिकेटर से बनता है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड GDP पर कैपिटा
GDP एट पर प्रोडक्ट एट डॉलर PPP। बस ये GDP की जगह अगर GNI होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। तो इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे है? UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन और HDI के ये चारों कंपोनेंट सही वाले याद करना। ये GDP की जगह GNI आएगा तो सही है, ये याद करना। बट इस क्वेश्चन में तो ये स्टेटमेंट हो गई है गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये रहा 3। क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा उसका टेक अवे इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर पढ़ते हुए। सो December 2023 is done, and next we will continue with June 2023. So let's just start with June 2023 now. According to Robinson, ओल्ड गोल्डन एज हैरिड डोमर मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में किस बात पे एम्फोसाइज करता था? रॉबिन्सन, मैं आपको बता रही हूँ टेक अवे इस क्वेश्चन से। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल 1956, प्लीज रीड दिस। इसने अपने मॉडल में गोल्डन एज की बात करी थी हैरिड डोमर पे बिल्ड करते हुए। गोल्डन एज वाज बेसिकली किस पे एम्फोसाइज कर रहा था? तो आंसर इज, देखो गोल्डन और ऐसे वर्ड्स हमेशा ना इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन, नेचर से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि नेचर मींस लॉन्ग रन, अलाइनमेंट। तो थर्ड ऑप्शन आंसर है। एंड थर्ड क्यों है? क्योंकि काफी एम्फोसिस उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल ग्रोथ रेट, अपने नेचुरल रेट पे बने रहना। सो एम्फोसिस इज ऑन नेचुरल रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट इस पे था, इसीलिए नेचुरल ग्रोथ रेट इज आवर आंसर। बट लार्जर टेक अवे फ्रॉम द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू बी वेरी थरो विद हर थ्योरी। इट वाज वन ऑफ द, नेट में बहुत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ HDI? देखो ये HDI, HPI, MPI, MDI, ये सब इतनी बार आ चुका है, तो टेक अवे ये है आपका कि ये सारे इंडाइसेस जो बार बार पास्ट ईयर में आ रहे हैं, इनके अपने खुद नोट्स बनाओ। तो HDI has three components: health, knowledge, and standard of living. अब आप मैप करो कौन सा नहीं है होगा। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ये है, तो आंसर नहीं है क्योंकि उसने नॉट पूछा है। एक्वायर नॉलेज HDI का पार्ट है, तो आंसर नहीं है। एबिलिटी टू अचीव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग HDI का पार्ट है, तो आंसर नहीं है। क्लीन इन्वायरमेंट HDI का पार्ट नहीं है। ऐसे याद कर लो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स नहीं आती, तो एबिलिटी टू एक्सेस क्लीन इन्वायरमेंट यहाँ पे कुछ नहीं रोल प्ले करता, तो फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। The idea of creative destruction is associated with, this is a no-brainer, Schumpeter। इन्होंने बोला था कि जब कोई पुराना आइडिया डिस्ट्रॉय होता है तो नया तभी आता है, और ये साइकिल की वजह से इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। एग्जाम्पल, टाइपराइटर आया, उसके बाद चला गया, क्यों? कंप्यूटर आ गए। फिर टैब्स आ गए, तो अभी भी कंप्यूटर का कितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, टैब्स, लैपटॉप। तो ऐसे करते करते ही सेड डिस्ट्रक्शन इनोवेशन, डिस्ट्रक्शन इनोवेशन। इससे हमारा टेक अवे है शम्पीटर की थियोरी 1942 में आई थी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, मुझे एज फार एज आई रिमेम्बर, प्लीज कर लेना। Normalized poverty gap is a measure of, normalized poverty gap is just a ratio कि average poverty gap कितना है with respect to poverty line। एंड अनफॉर्चुनेटली नो एलिमिनेशन, सिर्फ टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है। लार्जर टेक अवे क्या है? ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनको गूगल करके पढ़ना है, और पावर्टी इंडाइसिस पे अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पावर्टी के इंडाइसिस से क्वेश्चन आता है। फिर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। रैपिड हाई ग्रोथ, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ये ऑप्शंस और ईयर है। तो बेटा इसमें ना ये देखो, आपको पहले, सबसे पहले ये एक चीज याद रखोगे, एक ना ये वाले 4 स्टेजेस में अपने दिमाग में ये कर्व बिठा लिया करो। इनिशियली लोग बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट होते हैं, और बहुत डेथ रेट भी होते हैं। आपने सुना होगा कि पहली बात ये है कि ये जो डेमोग्राफिक की साइकिल है ना पूरी, एक तो हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जनरली क्या होता है, जो इकोनॉमिस्ट की थियोरी है।
ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंडिया में पॉपुलेशन का क्या पैटर्न था उस पे है, ये देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे मैंने मतलब काफी बहुत सारे पास्ट ईयर्स करते हुए मैंने खुद ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इंडिया में आप ऐसे इमेजिन किया करो इस क्वेश्चन में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होंगे कि उस टाइम पे पीपल यूज टू हैव अ लॉट ऑफ किड्स बिकॉज कोई बचता ही नहीं था क्योंकि इतनी बीमारियां होती थी। तो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन उतनी ही रहती थी बिकॉज डेथ बर्थ एक दूसरे को नल ऑफ कर देता था। तो वो फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टैग्नेंसी से आ रही है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, ये स्टैग्नेंट वाला, स्टैग्नेंट, सॉरी स्टैग्नेंट ग्रोथ वाला, जो ये स्टैग्नेंट ग्रोथ है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ये फर्स्ट स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज देखो इसमें कौन सा आ रहा है, 1921 सबसे पुराना स्टेज है। सॉरी 1891 टू 1921 सबसे पुराना स्टेज है। तो B4 तो मेरा निकल गया, तो वन एंड सेकेंड फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे एक बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट 1921 वाज आल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये अलग से MCQ भी आ सकता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में क्या हुआ था कि अचानक से हमारी पॉपुलेशन ने काफी पिकअप करना शुरू कर दिया था। It started picking up, things started getting better. तो steady growth was seen. तो D will be mapped with 1921 से शुरू हो गया था। So D2, I am writing this here, D2, ये C और ये A। फिर उसके बाद 1951 से 1981 जो ये 1921 में चेंजेस आए थे उनको उन्होंने बहुत पिकअप किया। तो हाई ग्रोथ रेट, सॉरी स्टेडी ग्रोथ, रैपिड हाई ग्रोथ होने लग गई आपकी इस पीरियड में। तो B will be mapped to, sorry, your A will be mapped to 3। उसके बाद 1981 के बाद हाई ग्रोथ थी पर साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन थे, लोग एजुकेट होने लग गए, फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देने लग गए। तो 1981 is the time when if you will see people who are now in their 40s are usually 2 or 3 kids as compared to people born in 60s or 50s। तो 50s के बाद बहुत हाई ग्रोथ थी और मोर्टालिटी गिर गया था, राइट। 1921 से चीजें बेटर होने लग गई, दैट इज डेथ रेट गिरने लग गया था, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ी। बट अब 1981 आने के बाद बर्थ रेट भी गिरने लग गया, लोग एजुकेट होने लग गए, तो बर्थ रेट इतना कम हो गया कि डेथ रेट से भी कम हो गया। तो मतलब जितने लोग आर गोइंग अवे उनसे कम आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन गिरने लगी। तो स्लोइंग डाउन साइंस हमेशा इकोनॉमी में लेटर स्टेज में आते हैं जब लोग एजुकेट होने लगते हैं। सो सबसे लेटेस्ट स्टेज D1, सॉरी C1। अब मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ, अगर आपको मान लो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, आपको ये बात जरूर पता होती है कि D1 पॉपुलेशन हमेशा, ये जो गिरने वाली बात होती है ये एंड लेटर स्टेजेस में ही होती है। तो D1 देखते ही हमारा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता क्योंकि बाकी ऑप्शंस में D1 है। बट सिंस हम पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने आपको सब बताया है। सो आवर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3 हियर। I hope this series was helpful to you. And as you all know, Econiti has its own mock series, which is currently at a 50% off right now. And in that series, you just do not get mocks, but you also get a mentorship session. You get 3 mentorship sessions, either with me, I am Manvi, and or with Nancy ma'am. So I hope if you found this helpful, I would love to meet all of you and all the very best.